हेलो बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी इसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। देखिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट dissolved in 1 liter solution is called normality। देखिए, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला ड्राइव करें तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, दैट मीन्स नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये अपने पास फॉर्मूला आ गया। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे हम कैलकुलेट करें? देखिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इसका फॉर्मूला होता है मास अपॉन वैलेंसी, मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट, मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। किसी भी कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट होता है ना, उस इक्विवेलेंट वेट का भाग अपन मास के अंदर देते हैं तो अपने पास क्या आ जाता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ जाते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के लिए फॉर्मूला क्या होगा? मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड या सोल्यूट। क्लियर? अब देखिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मास अपॉन इक्विवेलेंट मास के लिए अपन लिखते हैं WA एंड इक्विवेलेंट वेट के लिए हम लिख लेते हैं E। इक्विवेलेंट वेट के लिए लिख लें E। तो अपना फॉर्मूला क्या हो जाएगा? N इक्वल टू WA अपॉन E डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब मान लीजिए हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो दिया है वो किसमें, ml के अंदर दिया है, तो हमें उसको लीटर में कन्वर्ट करना होता है। तो उसके लिए अपन इसको 1000 के से डिवाइड करते हैं। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा? n इक्वल टू हो जाएगा WA अपॉन E डिवाइड बाय वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम किसमें, ml में ले रहे हैं अपन, और इसको लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से आप डिवाइड करोगे तो 1000 ऊपर आ जाएगा और E नीचे आ जाएगा। तो हमारे पास इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हो जाएगा N इक्वल्स टू WA इंटू 1000 डिवाइड बाई E इंटू V, लेकिन V किस में, ml में। ठीक है, V यदि आप लीटर में ले रहे हैं तो यहाँ 1000 की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट या तो आप N लिख दीजिए, कैपिटल N, या फिर ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर इसका यूनिट हो जाएगा। क्लियर? फिर देखिए, हमारे पास फॉर्मूला आया N इक्वल्स टू WA इंटू 1000 डिवाइड बाय E इंटू V किसमें, ml में। ठीक है, अब मान लीजिए आपसे WA पूछा जाता है तो WA इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, N नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट इंटू V ml डिवाइड बाय 1000
ये हम वेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मास कैलकुलेट कर सकते हैं यदि हमें नॉर्मेलिटी दी गई हो तो, ठीक है। और इसके अंदर भी सेम कंसेप्ट मोलरिटी वाले इसमें लगते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन की आपको क्या दी है, वेट परसेंट दिया है और आपको डेंसिटी दी है, वेट परसेंट और क्या दिया है, डेंसिटी दी है। तो इसके लिए आप नॉर्मेलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, नॉर्मेलिटी इक्वल टू हो जाएगा वेट परसेंट इंटू डी इंटू 10 डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट से डिवाइड कर रहे थे, यहाँ आपको इक्विवेलेंट वेट ई से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, वेट परसेंट और डेंसिटी दी हो ना, तो उससे डायरेक्टली नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम आगे देखते हैं। देखिए हमारे पास सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन 1, सॉल्यूशन 2, सॉल्यूशन 3, सॉल्यूशन 4, ऐसे हमारे पास सॉल्यूशन है ना। यानी अपने पास मोर देन 1 सॉल्यूशन ऑफ सेम कंपाउंड, सेम सोल्यूट और सेम सॉल्वेंट के मोर देन 1 सॉल्यूशन है, और उन सॉल्यूशंस को हम मिक्स कर देते हैं। तो मिक्स करने के बाद जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनता है, उस रिजल्टेंट सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी कितना होगा, उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए सॉल्यूशन 1 है और सॉल्यूशन 2 है। सॉल्यूशन 1 की नॉर्मेलिटी अपन N1 और वॉल्यूम V1 ले लेते हैं, सॉल्यूशन 2 की नॉर्मेलिटी N2 और वॉल्यूम V2 ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इनकी कैसे फाइंड आउट करेंगे, N1 V1 प्लस N2 V2 इक्वल्स टू होगा N V1 प्लस V2, ठीक है। यानी कि जो भी अपने पास सॉल्यूशंस होते हैं, उन सॉल्यूशन को मिक्स करने पर जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन मिलता है अपने को, उसकी नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो इनके सम के इक्वल होता है, इनके सम के इक्वल होगा। तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n इक्वल्स टू हो जाएगा N1 V1 प्लस N2 V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2, ये फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा। क्लियर। इस तरीके से हम सॉल्यूशन को मिक्स करके उनकी रिजल्टेंट सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इनका एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए हम एग्जांपल ले रहे हैं, ए सॉल्यूशन मेड अप ऑफ 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ solution is 250 ml. Find out the normality of solution की नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करनी है। तो देखिए नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू अपने पास फॉर्मूला क्या है, WA क्या है, सोल्यूट का मास इनटू 1000 डिवाइड बाई ई क्या है, इक्विवेलेंट मास इनटू V किस में होगा, ml में। देखिए अब हमारे को सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, WA जो दिया है क्या 4.9 ग्राम, ठीक है। V हमें दिया है 250 ml और E हमें पता नहीं है, लेकिन E क्या होता है, E होता है मोलर मास या मोलिकुलर मास डिवाइड बाय वैलेंसी। अभी इसको हम आगे पढ़ेंगे। देखिए इसको अपन एक को कैलकुलेट करें, बाकी जो एग्जांपल्स है किस तरीके से निकालते हैं उसको अपन आगे स्टडी कर लेंगे। तो E हमें कैलकुलेट करना है किसका, H2SO4 के लिए। H2SO4 के लिए तो H2SO4 का मोलिकुलर वेट कितना हो गया, 98। कैसे 98 कैसे हुआ, देखिए
हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन का 2 हो गया, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 4 का 64 हो गया। ठीक है, तो ये टोटल हो गया 98 और वैलेंसी कितनी 2। H2SO4 है, ये वाटर के अंदर डिसोसिएट होगा 2H प्लस और SO4 -2 में, तो 2H प्लस 2 क्या दे रहा है अपने को, H प्लस प्रोटॉन दे रहा है, तो प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन ही क्या हो जाएंगे इसकी वैलेंसी, तो ये 49 हमारे पास आ जाएगा। अब देखिए इन सब वैल्यूज को इसमें रखिए, n इक्वल टू WF 4.9 इंटू 1000 डिवाइड बाई E, ये कितना है 49 इंटू V 250 ml। ठीक है, आप इस पॉइंट को उठाइए, यहाँ से पॉइंट को उठाएंगे तो यहाँ 0 लगा दीजिए, ये कट गया, क्लियर। और फिर इसको आगे लिखेंगे तो 1000 डिवाइड बाई 2500 और 20 से 20 कैंसिल कर दीजिए, तो ये आ गया अपने पास में 0.4 n आ जाएगा अपने पास में, क्लियर। इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं इसको। अब एक बात और देखिए, नॉर्मेलिटी और मोलरिटी इन दोनों में रिलेशन क्या है उसको अपन इसी क्वेश्चन के द्वारा समझ लेंगे। ठीक है, रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी, रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी, नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी। देखिए इन दोनों के अंदर रिलेशन क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है ये। तो नॉर्मेलिटी जो होती है वो होती है मोलरिटी इनटू वैलेंस फैक्टर। वैलेंस फैक्टर का मतलब वैलेंसी जो हम ले रहे हैं वो वैलेंसी क्या है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अभी हमने H2SO4 की वैलेंसी कितनी ली, 2 ली। अब देखिए इस वैलेंसी के द्वारा हम फाइंड आउट कर सकते हैं मोलरिटी नॉर्मेलिटी से और नॉर्मेलिटी से मोलरिटी। तो मोलरिटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मोलरिटी इक्वल्स टू हो जाएगा नॉर्मेलिटी डिवाइड बाय वैलेंस फैक्टर। अब ये वैलेंस फैक्टर क्या है और इक्विवेलेंट वेट हम कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं वो हम देखते हैं। देखिए इक्विवेलेंट वेट और इक्विवेलेंट मास यानी कि ई फाइंड आउट करना सीख रहे हैं अपन। देखिए इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो होता है मास डिवाइड बाय वैलेंसी, मास डिवाइड बाय वैलेंसी। और ये मास कौन सा, ये होता है मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास डिवाइड बाय वैलेंसी। देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड, इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड। तो ये इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला जो होगा वो होगा मोलिकुलर मास डिवाइड बाय नंबर ऑफ गिवन H प्लस आयंस, यानी कि नंबर ऑफ H प्लस आयंस प्रोटॉन्स कितने दे रहा है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे हम बात करें HCl की, तो HCl है डिसोसिएट होके 1H प्लस यानी 1 प्रोटॉन देगा और 1 प्रोटॉन देगा तो नंबर ऑफ गिवन H प्लस आयंस कितने हो गए, 1 हो गए। तो इसका इक्विवेलेंट मास कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई, HCl H का मास 1 और क्लोरीन का 35.5 तो कितना हो गया 36.5 हो गया ये, क्लियर। और 36.5 डिवाइड बाई 1, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ गिवन H प्लस आयन तो ये 1H प्लस आयन देगा 1, तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना हो गया 36.5 हो गया, क्लियर। सेकंड हम एग्जांपल देख रहे हैं H2SO4 डिसोसिएट होगा और डिसोसिएट होकर 2H प्लस आयन 2 प्रोटॉन रिलीज करेगा और एक सल्फेट आयन को रिलीज करेगा। तो इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास हो जाएगा इसका, देखिए 2 हाइड्रोजन का
2 सल्फर 32 और ऑक्सीजन 16 होता है एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, तो 4 का कितना हो गया 64, तो ये हो गया 98। तो यहाँ आ जाएगा 98 डिवाइड बाय 2। क्यों? क्योंकि यहाँ ये 2H प्लस रिलीज कर रहा है, तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना हो गया 49 हो गया। ठीक है, लेकिन कुछ रिएक्शन के अंदर अपने को ध्यान रखना है कि रिएक्शन के अंदर यदि ओनली 1H प्लस रिलीज कर रहा है तो अपने को यहाँ 1 से ही इसको डिवाइड करना होता है। क्लियर? सेकंड एग्जांपल हम देख रहे हैं। सेकंड एग्जांपल, इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस। इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस के लिए क्या करेंगे आप? मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय नंबर ऑफ गिवन OH माइनस आयंस। ठीक है, नंबर ऑफ गिवन OH माइनस आयंस। एग्जाम्पल देख रहे हैं, जैसे NaOH को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये एक Na प्लस आयन रिलीज करेगा और OH माइनस आयन रिलीज करेगा। क्लियर? इसका इक्विवेलेंट मास यदि आप कैलकुलेट करना चाहेंगे तो मोलर मास कितना देखिए, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन 1 कितना हो गया 40। ठीक है, तो 40 डिवाइड बाय 1। क्यों? क्योंकि इसने ओनली 1 OH माइनस रिलीज किया, तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना हो गया 40। फिर देखिए इसके बाद में MgOH मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड OH होल ट्वाइस, ये रिलीज करेगा कितने OH प्लस आयन, एक Mg+2 आयन मैग्नीशियम आयन और 2 OH माइनस आयन। ठीक है, 2 OH माइनस आयंस। देखिए मोलर मास कैलकुलेट करते हैं, मैग्नीशियम 24, ऑक्सीजन कितनी होगी 2, तो 2 का 32 और हाइड्रोजन कितनी 2, तो ये हो गया 2 2 4 और 4 8 और 3 और 2 58। क्लियर? तो यहाँ इक्विवेलेंट मास निकलेगा 58 डिवाइड बाय 2। डिवाइड बाय 2 क्यों? क्योंकि ये 2 OH माइनस रिलीज कर रहा है, तो डिवाइड बाय 2, तो ये हो गया 2 और 9 29। क्लियर? इसके बाद हम इक्विवेलेंट मास देख रहे हैं किसका, आयंस का। इक्विवेलेंट मास ऑफ आयंस, देखिए वही क्या हो जाएगा, मास ऑफ आयन डिवाइड बाय चार्ज ऑन आयन। आयन के ऊपर चार्ज क्या है? एग्जाम्पल ले रहे हैं Al+3। ठीक है, Al+3 के ऊपर चार्ज कितना है, +3 है, तो इसके लिए इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा, Al का मास 27। क्लियर? डिवाइड बाय 3, डिवाइड बाय 3 कितना जाएगा 9। SO4 -2 सल्फेट के लिए इक्वल टू, देखिए सल्फर का मास 32 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो 4 का कितना हो गया 64 और चार्ज कितना है 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो गया अपने पास में 6 और 96 डिवाइड बाय 2, तो ये हो गया 48। ठीक है, इस तरीके से हम आयंस का इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम बात करते हैं साल्ट के इक्विवेलेंट मास की। साल्ट का इक्विवेलेंट मास किस तरीके से कैलकुलेट करें? इक्विवेलेंट मास ऑफ साल्ट E, ये क्या होगा, फॉर्मूला मास डिवाइड बाय
टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज, यानी कि जो फॉर्मूला मास है साल्ट का, उस फॉर्मूला मास को हम टोटल पॉजिटिव से या टोटल नेगेटिव चार्ज से डिवाइड कर देंगे। देखिए कैसे, एग्जांपल ले रहे हैं अपन, हम ले रहे हैं AlCl3, AlCl3 नहीं, सिंपल लेते हैं, एक लेते हैं MgCl2। क्लियर? MgCl2 के लिए को पहले तो आप क्या कीजिए, इसको आयंस में डिसोसिएट कीजिए, तो ये Mg+2 आयन और 2Cl- आयंस। अब टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज का मीन क्या है? टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया 2 और टोटल नेगेटिव चार्ज कितना हो गया, Cl क्लोराइड आयन के ऊपर -1 है तो 2 क्लोराइड के ऊपर टोटल चार्ज कितना हो गया 2। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना यहाँ हमें इसका जो साइन है उस साइन को नहीं लेना है। अब क्या होगा, इक्विवेलेंट मास क्या हो जाए, इक्विवेलेंट मास इक्वल टू हो जाएगा Mg24 हो गया, Mg का 24 हो गया और 35.5 एंड 35 71 हो गया, 71 डिवाइड बाय 2, तो ये 5 9 डिवाइड बाय 2 ये हो गया 47.5 अपने पास आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से, यानी कि ये जो चार्ज लेना है वो अपने को टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव लेना है। एक एग्जांपल और देखते हैं, Al2SO4 का होल थ्राइस, ये डिसोसिएट होगा 2Al+3 एंड 3SO4 -2 आयंस, यानी एल्यूमिनियम आयंस के अंदर और सल्फेट आयंस के अंदर डिसोसिएट। अब यहाँ टोटल चार्ज काउंट करेंगे, कितना हो गया 3 × 2 यानी कि 6, और यहाँ 3 × 2 ये भी क्या हो गया 6। तो पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी चार्ज हम ले सकते हैं। ठीक है, और अब हम बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स का इक्विवेलेंट मास किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, इक्वल्स टू मोलिकुलर मास डिवाइड बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर में कितना चेंज हुआ उसका से अपन डिवाइड करेंगे। एग्जांपल ले रहे हैं, देखिए KMnO4 जो है पोटेशियम परमैंगनेट, ये एसिडिक मीडियम के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन लेता है, यानी कि एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ये वर्क करता है, और उसका खुद का क्या होता है, रिडक्शन होता है। रिडक्शन के अंदर ये 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और Mn+ से 2 में चला जाता है। यहाँ Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +7 है, और यहाँ कितने में चला गया, Mn+2 के अंदर चला जाता है। तो इसका इक्विवेलेंट मास देखिए कैसे निकालेंगे। इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 158 डिवाइड बाई 5 क्यों भाई, 7 से 2 तक चेंज हो गया, यानी चेंज कितना आया, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज कितना हुआ 5 का, तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 31.6, ये इक्विवेलेंट मास अपने पास आ गया। ठीक है, क्वालिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ सोलवेंट कॉल्ड मोलेलिटी, यानी 1 किलोग्राम सोलवेंट के अंदर जितने मोल्स सोल्यूट के डिजोल्व होते हैं वो उसकी मोलेलिटी होती है। ठीक है, तो मोलेलिटी को कैसे फाइंड आउट करोगे भाई, मोलेलिटी स्मॉल m इक्वल्स टू क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, डिवाइड बाय मास ऑफ सोलवेंट, क्लियर। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, इन्हें कैसे फाइंड आउट करते हैं, मास
डिवाइड बाई मोलर मास, मास डिवाइड बाई मोलर मास, ठीक है। और इस मास के साथ इसके साथ हम ए ले लेते हैं, WA लिख लेते हैं, ठीक है। WA क्यों? क्योंकि हमें मास सॉल्वेंट का भी यहाँ लिखना पड़ेगा, तो उसको अपन WB मान लेंगे और इसको हम WA मान रहे हैं, क्लियर। और मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट उसको हम माने WB। और यदि ये हमें ग्राम में दिया है तो इसको हम किस में चेंज कर देंगे, किलोग्राम में चेंज कर देंगे। अब देखिए मोलैलिटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी WA डिवाइड बाय MW मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय WB। अभी WB किस में है, यदि हमें ग्राम में गिवन होता है तो इसको हम किस में चेंज करते हैं, किलोग्राम में चेंज करते हैं और उसके लिए 1000 से इसको डिवाइड करते हैं। तो अपने पास फॉर्मूला आ जाएगा WA, ये ऊपर आएगा, इनटू 1000 डिवाइड बाय MW नीचे आएगा, MW इंटू WB, ठीक है, मोल्स पर किलोग्राम, क्लियर। ये अपने पास इसका फॉर्मूला आ गया, क्लियर। ये WA क्या है, WA है मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, MW मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। और WB मास ऑफ सॉल्वेंट, क्लियर। अब देखिए इसका एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं हम। ए solution contain 2.5 gram of इथेनोइक एसिड, यानी कि CH3COOH contain 2.5 gram of ethanoic acid dissolved in 75 gram of benzene. Find out molality of solution. Find out molality of solution, ठीक है। सॉल्यूशन की मोलैलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। देखिए ये फॉर्मूला अपने पास में, और इसमें देखिए WA दैट मीन्स मास ऑफ सोल्यूट कितना गिवन है, 2.5 ग्राम। WB ये गिवन है 75 ग्राम, ठीक है। MW मोलिकुलर वेट, एसिटिक एसिड है, मोलिकुलर वेट एसिटिक एसिड का देखिए CH3CO $60, क्लियर। तो ये फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट करेंगे और वैल्यूज फॉर्मूले में पुट करके आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए मोलैलिटी इक्वल्स टू 2.5 इंटू 1000 डिवाइड बाय 60 इंटू 75, क्लियर। इस पॉइंट को रिमूव कीजिए और नीचे रख दीजिए 10, ये 3 टाइम, और इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पर अपने पास आ जाएगा
0.556 मोल्स पर किलोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, देखिए मोल फ्रैक्शन क्या होते हैं, कोई भी सॉल्यूशन होता है तो उसमें कंपोनेंट होते हैं सोल्यूट एंड सोलवेंट। ठीक है, सोल्यूट मोर देन वन हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे सिलेबस में ओनली बाइनरी सॉल्यूशंस है, बाइनरी सॉल्यूशंस के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो बाइनरी सॉल्यूशंस के अंदर देखिए मोल फ्रैक्शन क्या होता है। मोल फ्रैक्शन के लिए जैसे एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, मान लीजिए कि कोई भी अपने पास सॉल्यूशन है, उसमें कंपोनेंट है, 2 कंपोनेंट है, कंपोनेंट 1 एंड कंपोनेंट 2, ये 2 कंपोनेंट है। कंपोनेंट 1 का जो मास है वो मास उसे मान लिया जाता है W1 एंड कंपोनेंट 2 का W2। मोलर मास M1 एंड M मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। देखिए इसके लिए नंबर ऑफ मोल्स हम N1 ले लेते हैं और डिवाइड बाय M1, और इसके लिए N2, ये भी मास अपॉन मोलर मास, ये मोल्स हो गए। अब देखिए टोटल मोल्स इन सॉल्यूशन में टोटल मोल्स N1 प्लस N2, ये टोटल मोल्स हो जाएंगे। अब देखिए मोल फ्रैक्शन क्या होता है। मोल फ्रैक्शन इक्वल टू मोल्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल मोल्स। ठीक है, यानी मोल्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल मोल्स, ये क्या होगा, मोल फ्रैक्शन होगा। अब ये दोनों बहुत कंपोनेंट के लिए डिफरेंट होगा, इसके लिए अलग होगा और इसके लिए अलग होगा। वो इनके रेशियो में होगा, जिस रेशियो में होंगे उसी रेशियो में ये आ जाएगा। क्लियर। तो अब देखिए डेफिनेशन क्या दे सकते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट in solution is the ratio of moles of component and total moles in सॉल्यूशन। ठीक है, यानी सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सब कंपोनेंट्स का टोटल मोल का मतलब जितने भी कंपोनेंट्स, सॉल्वेंट, सोल्यूट जितने भी हैं उन सब का टोटल मोल क्या होगा। ठीक है, ये आ जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन इक्वल्स टू मोल्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल मोल। अब देखिए यहां से हम फाइंड आउट करते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट C1। ठीक है, कंपोनेंट 1, और इसको X से डिनोट करते हैं, इसको कुछ लोग काई भी बोला करते हैं। तो मोल फ्रैक्शन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ
C1 कंपोनेंट वन ये रहा और इसका मोल कितना 1 है, तो ये आ जाएगा अपने पास में N1 डिवाइड बाय टोटल मोल कितने N1 प्लस N2 N1 प्लस N2। ठीक है, सेम इसी तरीके से मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट C2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कंपोनेंट C2 के मोल्स बटे टोटल मोल्स N1 प्लस N2। क्लियर। देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सॉल्यूशन कैसा भी हो, उसमें कंपोनेंट कितने भी हो, ठीक है, सभी कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का टोटल हमेशा सम जो होता है वो हमेशा 1 होता है। ठीक है, सम ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स मोल फ्रैक्शन is always 1, यानी जितने भी कंपोनेंट है उनका सम हमेशा क्या होगा 1 होगा। दैट मीन्स x1 प्लस x2, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, सेकेंड कंपोनेंट, थर्ड कंपोनेंट एंड सो ऑन, इन सब का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो कितना होगा, उसका सम कितना होगा 1 होगा। दैट मीन्स अपने पास कितने कंपोनेंट है, 2 कंपोनेंट है, बाइनरी सॉल्यूशन। अब बाइनरी सॉल्यूशन में ओनली 2 कंपोनेंट होंगे, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट, इन दोनों का सम क्या होगा 1 होगा। यानी कि दोनों में से एक फाइंड आउट करने का रिक्वायरमेंट है, सेकंड जो है वो हम क्या करेंगे 1 में से माइनस करके कैलकुलेट कर सकते हैं। x1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 माइनस x2, 1 माइनस x2, इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं।